हाँ, तो देखिए, ये नेक्स्ट क्लास आप लोगों का सॉलिड का, इसमें आपको स्पाइनल स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे। स्पाइनल स्ट्रक्चर क्या होता है? तो स्पाइनल स्ट्रक्चर वैसे को कहते हैं जिसमें दो से ज़्यादा तरह के आयन हों। अभी तक जो भी आप स्ट्रक्चर पढ़े उसमें दो आयन ही हुआ करते थे। जैसे NaCl हुआ, NaCl में कितने आयन हैं? दो आयन हैं, Na+Cl-, ठीक है। और ZnS हुआ, इसमें भी कितने आयन हैं? दो आयन हैं, Zn+2 S-2, ठीक। या आप CaF2 पढ़े तो CaF2 में भी कितने तरह के आयन हैं? दो ही टाइप के आयन हैं, टाइप तो दो ही है, एक Ca+2 और दूसरा फ्लोरीन माइनस। ये अलग बात है कि फ्लोराइड माइनस आयन एक से अधिक है, संख्या में दो है, ये अलग बात है, लेकिन टाइप नहीं एक से दो से ज़्यादा है, टाइप दो ही हैं। इसमें भी CaF2 में भी दो टाइप के ही आयन हैं, एक कैल्शियम आयन और एक फ्लोराइड आयन। तो दो टाइप के आयन का अभी तक स्ट्रक्चर आप लोग देखे हो, दो टाइप के आयन का स्ट्रक्चर अभी तक देखे हो, बट दो से ज़्यादा टाइप के आयनों का स्ट्रक्चर आप नहीं देखे हो अभी तक। जैसे ले लिया जाए MgSO4। MgSO4 में क्या है भाई? एक मैग्नीशियम है, एक सल्फ़र है, एक ऑक्सीजन है। MgSO4 में एक मैग्नीशियम है, एक सल्फ़र है और एक क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक। इसी तरह से आप जो है ZnFe2O4 इस तरह का स्ट्रक्चर देखिए। इसमें एक जिंक है, दूसरा आयरन है, तीसरा ऑक्सीजन है। तो दो तरह के कैटायन हैं और एक तरह का एनायन है। तो तरह हो गया, तरह माने टाइप। तो टाइप कितने हो गए? 3 टाइप के आयन हो गए। संख्या की बात नहीं चल रही है, संख्या तो आयरन का यहाँ 2, फिर ऑक्सीजन का यहाँ 4, ये संख्या की बात नहीं हो रही है, टाइप की बात हो रही है। यू हैव टू फोकस ऑन द टाइप। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आयन्स। तो दो टाइप से ज़्यादा आयन जब रहेंगे तो उसको हम लोग स्पाइनल स्ट्रक्चर के रूप में देखेंगे और इसको पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, ठीक है। मोर देन 2 टाइप्स ऑफ आयन्स आर नोन एज स्पाइनल स्ट्रक्चर। तो स्पाइनल स्ट्रक्चर के नाम से इसको आप जानिएगा। अब स्पाइनल स्ट्रक्चर में क्या होता है? तो स्पाइनल जो होते हैं वो कंपाउंड में दो डिफरेंट टाइप के कैटायन होते हैं। जैसे यहाँ दो डिफरेंट टाइप के क्या हैं? कैटायन है। एक कैटायन जिंक है, दूसरा कैटायन आयरन है। एक कैटायन जिंक, दूसरा कैटायन आयरन। तो दो डिफरेंट टाइप के कैटायन होंगे और एक टाइप का एनायन मात्र होगा। एनायन कितने टाइप का होगा? एक टाइप का, ठीक। दो डिफरेंट टाइप के कैटायंस में जैसे एग्जाम्पल में ले लिया जाए कि एक कैटायन है A+2, उस पर चार्ज है +2। A पर कितना चार्ज है? +2। और B पर चार्ज है +3। तो दोनों कैटायन पर अलग अलग चार्ज है और ये दोनों कैटायन आगे, और इसके पीछे आएगा एक ऑक्साइड आयन यानी O-2। अब कैटायन दोनों मिल के जितना पॉजिटिव चार्ज देंगे, एनायन का अकेले चारों जो हैं मिल के उतना निगेटिव चार्ज भी होना चाहिए। चार्ज की इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को कोशिश कीजिए। मोस्ट ऑफ दी दुनिया में जितने भी कंपाउंड्स हैं, जितने भी कंपाउंड हैं दुनिया में, उसमें मैक्सिमम 99% कोशिश ये करते हैं कि इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी का मतलब चार्ज के अकॉर्डिंगली वो न्यूट्रल रहे, यानी जीरो चार्ज रहे, यानी उन पर चार्ज न रहे। तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं दुनिया में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं मोस्टली,
तो यहाँ भी इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ये फार्मूला बना Ab2O4। तो Ab2O4 से चार्ज क्या होगा, तो A की संख्या कितनी है 1, तो इसका चार्ज कितना हो गया +2, B की संख्या 2 है और एक B पर +3 चार्ज है, तो दोनों B पर कितना चार्ज हो गया +6 चार्ज हो गया। ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर यहाँ अलग से भी बताते हैं। AbO4, B में 2 है, एक A पर +2 चार्ज है, एक B पर +3 चार्ज है, तो दोनों B पर कितना चार्ज हो गया +6, तो +2 और +6 दोनों चार्ज मिलाकर कितना हो गया +8 चार्ज हो गया। अब एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज है, तो 4 ऑक्सीजन पर कितना चार्ज हो गया, सब मिला के -8 हो गया। अब प्लस वाला चार्ज +8 और माइनस वाला चार्ज -8, तो +8 -8 क्या हो गया इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी। अब सोचिए कि कितना दिमाग लगा के, कितना इस एडजस्टमेंट से गॉड ने सबकी व्यवस्था कर रखी है, क्या सिस्टम बनाया है। एक तरफ सॉलिड का अरेंजमेंट है कि कहाँ लैटिस पॉइंट होंगे, कहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे, कहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे, कौन कहाँ जाएगा, तो कितना चार्ज ओवरऑल होगा, तो कैसे न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी। दूसरे साइड ये भी ध्यान रखना, एक साथ कई बातों का ध्यान रखना होता है। गॉड जब आदमी को बनाता है, मनुष्य को बनाता है, आपको बनाता है, आपको पैदा करता है, तो एक साथ कई बातों का ख्याल रखता है आपको इस धरती पे जन्म देने के पहले। उसी तरह कोई भी स्ट्रक्चर, चाहे वो सल्फाइड का स्ट्रक्चर हो, चाहे फ्लोराइड हो, चाहे एंटी फ्लोराइड हो, चाहे आपको स्पाइनल स्ट्रक्चर हो, चाहे कोरंडम स्ट्रक्चर हो, चाहे डायमंड स्ट्रक्चर हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो, स्ट्रक्चर बनाने के पहले, स्ट्रक्चर के अरेंजमेंट के पहले ये गॉड को पता है, कई बातों का ध्यान रखना है उसमें, कि कौन कहाँ जाएगा, कितने नंबर में जाएगा, तो कितना सेटिंग होकर क्या उसका एडजस्टमेंट आएगा। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी दूसरे साइड में मेंटेन भी होना चाहिए, पहले साइड में वो भाई जगह भी सही सही जाना चाहिए, वॉइड में, लैटिस पॉइंट पर, ये सही सही जगह पर भी जाना चाहिए। तो इन सारी बातों का ध्यान रख के गॉड ने जो है अरेंजमेंट सोचा है, ऐसे नहीं होता है। ठीक, तो ए का नंबर जो है 2, ए जो है 1 रहेगा जिस पर +2 चार्ज रहेगा, बी की संख्या 2 रहेगी जिस पर +3 चार्ज रहेगा, बी का दोनों का संख्या मिलाकर एक पर +3 तो दोनों पर +6, आ एक का +2 तो ये चार्ज मिला के +8 हो गया। और ऑक्सीजन 4 हैं, क्यों ऑक्सीजन 4 हैं अब तो समझ में आया। ऑक्सीजन 4 हैं क्योंकि एक ऑक्सीजन पर तो -2 ही होगा, तो 4 होगा तब तो -8 होगा, तब तो प्लस को बैलेंस करेगा, तब तो प्लस को बैलेंस करेगा। और इसी में स्पाइनल स्ट्रक्चर आप एक काम और कर सकते हैं कि इसमें प्लस की सेटिंग थोड़ा चेंज कर सकते हैं, और करके आप ये देख सकते हैं कि ऐसा कौन सा हम चार्ज करें कि दूसरा स्ट्रक्चर भी बन जाए। ठीक है, तो ये आपको न्यूट्रलिटी को भी ध्यान रखना होता है। तो अगर मान लीजिए कि ऐसा करते हैं, अगर आप मान ही लीजिए अगर आप मान लीजिए कि Ab2O4, ठीक, इसमें ऐसा किया जाए कि ऐसा हो कि ये अकेले है ना, इसी पर +4 चार्ज हो जाए और इस पर +2 चार्ज हो जाए, तो क्या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होगी ऐसा फार्मूला में। तो इस पर +4 और बी पर +2 चार्ज, तो ये 2 हैं, इनकी संख्या कितनी है भाई 2, तो बी में 2 है और एक पर +2 चार्ज है, तो दोनों को मिला के कितना हो गया +4 चार्ज, और ए पर +4 चार्ज, ये दोनों मिला के कितने हो गए, इन दोनों का मिला के हो गया +8 चार्ज, और इसका पूरे का -2 होने के चलते -8 चार्ज,
और इससे भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी 0 आ गई, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हो गई। ठीक है, तो ये भी तरीका सही है। स्पाइनल स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है Ab2O4 माइनस O4 में भी A पर ये भी हो सकता है कि A पर +4 चार्ज हो और B पर +2 चार्ज हो, और तो भी ये स्ट्रक्चर हो सकता है। तो मेनी सबस्टांस ऑफ द टाइप A पर +4, B पर +2 और O पे तो वही ऑल्सो हैव स्पाइनल टाइप स्ट्रक्चर। तो इस तरह का भी चार्ज होगा तो ये स्पाइनल टाइप का स्ट्रक्चर ही कहलाएगा। तो स्पाइनल टाइप का स्ट्रक्चर होने के लिए ये कंडीशन भी अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपका स्पाइनल टाइप का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, प्राप्त हो जाएगा, बन जाएगा। अब नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर, नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर, अब स्पाइनल स्ट्रक्चर में दो तरह का होगा, एक नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर और एक इन्वर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर। तो आप देखिए कि नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसा होता है। नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इस तरह के स्ट्रक्चर में एनायन जो होता है O-2, ठीक है, फॉर्म करता है FCC पैकिंग। FCC पैकिंग यानी कि कहाँ जाएगा, O-2 FCC पैकिंग को सेट करता है, यानी ये जाएगा आपको लैटिस पॉइंट पर, यानी सारे कॉर्नरों पे जाएगा और फेस पे जाएगा। O-2 कहाँ जाएगा, सभी कॉर्नर पे जाएगा और फेस पर जाएगा। तो FCC का क्रिएशन हो गया। अब जो है FCC कहिए या CCP क्रिस्टल कहिए, पैकिंग के बेसिस पर क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहेंगे और यूनिट सेल के बेसिस पर FCC कहेंगे। तो FCC की पैकिंग होगी। O-2 को कहाँ रखना है, कॉर्नर पे रखना है और फेस पर रखना है। हो गया, ये काम ख़त्म। अब बताइए कि FCC यानी CCP में वॉइड कितने तरह के होते हैं। तो आप कहोगे कि सर वॉइड 2 तरह के होते हैं। कौन कौन वॉइड होते हैं भैया, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं। और कौन वॉइड होते हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। ठीक, तो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड पर जाएंगे A और B। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड पर कौन जाएंगे, A एंड B। तो इस तरह के स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा FCC पैकिंग एंड 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। देख रहे हैं ना, टेट्राहेड्रल वॉइड्स 1/8, ठीक है। 8 टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्रिएट होता है एक एटम से। एक एटम कितना क्रिएट करता है, 8, ठीक। तो 8 में से 1/8 माने 8 वॉइड ऑक्युपाइड नहीं होगा, सिर्फ 1/8 वॉइड ऑक्युपाइड होगा। यानी 8 वॉइड में से एक ही वॉइड पर जाएगा A+2। एक डाई वैलेंट जो है सिर्फ एक वॉइड पर, 7 वॉइड खाली रहेगा। समझ लीजिए, 7 वॉइड खाली रहेगा भैया। जो वॉइड क्रिएट हो गए एक एटम से, कितने वॉइड क्रिएट हो गए, 8 वॉइड क्रिएट हो गए। FCC में जो हैं नंबर ऑफ़ एटम्स 4 होते हैं। FCC में नंबर ऑफ़ एटम आपको याद है, नंबर ऑफ़ एटम 4 होते हैं। तो वॉइड होंगे टेट्राहेड्रल 8 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गए 4। ऑक्टाहेड्रल वॉइड नंबर ऑफ़ एटम्स के बराबर होता है और टेट्राहेड्रल वॉइड उसके डबल होता है। तो 8 वॉइड में से एक वॉइड पर A+2 ऑक्युपाई कर लिया और बचे कितने वॉइड बच गए आपको, 7 वॉइड जो अनऑक्युपाइड हैं। अनऑक्युपाइड मतलब खाली हैं, जिन पर कोई नहीं है, वो खाली ही रहेंगे। ठीक है, देख रहे हैं ना कैसे अरेंजमेंट कर रहा है कि अरेंजमेंट करने में जो है खाली रहे तो रहे, लेकिन अरेंजमेंट तो अरेंजमेंट है। इसी तरह का सिस्टम है। और B+3 के जो आयन हैं वो जाते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपको 4 क्रिएट हैं, उसमें से आधे पर 2 ही को गया है ना, B 2 ही है ना। A कितना है, A की संख्या कितनी है भैया, A की संख्या 1 है। तो इसलिए 8 टेट्राहेड्रल वॉइड में से एक वॉइड पर जाएगा, 8 में से एक पर जाएगा तो 1/8 हुआ ना। 1/8 को ऑक्युपाई किया और 7 को छोड़ दिया। अब B की संख्या कितनी है, 2। तो अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपके पास कितने हैं, 4। 4 में से 2 को ऑक्युपाई करना है और 2 को अनऑक्युपाइड छोड़ देना है।
तो 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में से 2 ऑक्यूपाइड हो जाएंगे और 2 अनऑक्यूपाइड रह जाएंगे। 2 ऑक्यूपाइड मतलब 2 पर एटम जाएंगे, B+3 2 पर जाएंगे और 2 खाली रह जाएंगे, खाली छूट जाएंगे। ठीक है, यही अरेंजमेंट होगा, यही चीज़ हमने लिख दिया है। ट्राईवैलेंट मेटल आयन B+3, ये हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, माने ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 है तो उसमें से 2 को ऑक्यूपाई करेगा। हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड बाई B+3, समझे ना। चलिए देखिए, हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि FCC पैकिंग में O- लैटिस पॉइंट पे जा रहा है, तो ये O-2 जो है लैटिस पॉइंट पे जा रहा है। तो लैटिस पॉइंट पे जाने का मतलब लैटिस पॉइंट कहाँ कहाँ हैं, कॉर्नर पर हैं और फेस के सेंटर में हैं। तो कॉर्नर पर 1/8 1/8 1/8 1/8 8 बार जोड़िएगा तो एक आइटम आ जाएगा, और फेस पर हाफ 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 6 बार जोड़िएगा तो 3 आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए, ऑक्सीजन का टोटल नंबर जेड इफेक्टिव निकालना है। जेड इफेक्टिव फॉर O-2, O-2 के लिए जेड इफेक्टिव निकाल रहे हैं कि आखिर O-2 का इफेक्टिव नंबर कितना है। तो O-2 का इफेक्टिव नंबर कितना हो गया, 4 हो गया पर यूनिट सेल। प्रत्येक यूनिट सेल में FCC के प्रत्येक यूनिट सेल में प्रति यूनिट सेल में 4 एटम होंगे। कितने एटम होंगे, 4। O-2 के आयन होंगे, O-2 के 4 आयन होंगे। जेड इफेक्टिव 4 होगा, किसके लिए, O-2 के लिए। ये आपको क्लियर हो गया। और आप जानते हो कि O-2 का नंबर जो कॉर्नर पर और फेस पे गया FCC में, तो ये क्रिएट करेंगे, ये ऑक्सीजन -2 जो कॉर्नर और फेस के सेंटर पे जाके एडजस्ट करके, जब एडजस्ट कर जाएंगे तो इनसे पैदा होगा, क्या पैदा होगा, 2 तरह के वॉइड, एक टेट्राहेड्रल वॉइड और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अगर इनकी संख्या 4 है तो इनका डबल क्रिएट होगा टेट्राहेड्रल वॉइड। तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्रिएटेड इन द यूनिट सेल विल बी 8 पर यूनिट सेल। प्रत्येक यूनिट सेल में कितने वॉइड क्रिएट होंगे, 8। तो 8 वॉइड्स क्रिएटेड पर यूनिट सेल। और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने क्रिएट होंगे, तो आप तो जानते हैं कि जो लैटिस पॉइंट में एटम का नंबर होता है वही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का नंबर भी होता है। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे 4 पर यूनिट सेल, यानी प्रत्येक यूनिट सेल में मात्र 4 ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी होंगे। ठीक है, तो अब जो है इन दोनों का नंबर हो गया, लेकिन नंबर तो आप जान गए, लेकिन क्या 8 पर यूनिट सेल टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, तो क्या 8 जगह पर A+2 गया हुआ है। इट इज द क्वेश्चन whether all the 8 tetrahedral voids are occupied by A+2 ion. So you have to say no, A+2 ion only occupies 1 tetrahedral void. तो the number of A+2 ions कितने होंगे, टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड के नंबर का 1/8, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 हैं, तो 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाइड कर रहे हैं A+2, तो 1/8 इंटू 8 हो गया। तो ये टोटल नंबर ऑफ A+2 आयन कितने हो गए, A+2 आयनों का नंबर कितना हो गया भैया, तो कहोगे कि भाई सर 1। इसी तरह B+3 के आयनों का नंबर, तो क्या B+3 आयन 4 टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड पैदा हुए हैं पर यूनिट सेल, तो क्या चारों के चारों को ऑक्यूपाई कर लिया है, तो कहोगे नो, आधा को ऑक्यूपाई किया है, यानी 4 में से 2 को ऑक्यूपाई किया है। तो आधा मतलब हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4, यही 4 है, 4 इज इक्वल टू 2, यानी कि A के एटमों का नंबर 1, B के एटमों का नंबर 2 और ऑक्सीजन के एटमों का नंबर 4। तो A का नंबर 1,
बी का नंबर 2 और ऑक्सीजन का नंबर 4। इस तरह इसका फाइनल फार्मूला आ गया Ab2O4। और चार्ज की न्यूट्रलिटी का कहानी आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं अपनी जुबानी। ठीक है, अपने इस जुबान से मैं चार्ज की न्यूट्रलिटी आपको बता चुका हूँ। आप चार्ज मिला लेना, A+2 B+3 2 हैं तो +6 +2 +6 +8 -8 न्यूट्रल। अब एग्जाम्पल्स, इस तरह के एग्जाम्पल जो हैं कि कौन कौन कंपाउंड हैं जिनका एग्जाम्पल ऐसा ही है, इससे मैच करता है, जिनका स्ट्रक्चर इससे मैच करता है, स्पाइनल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो एग्जाम्पल है ZnAl2O4, MgAl2O4, ZnFe2O4। ये सब स्पाइनल स्ट्रक्चर हैं। ये सब कंपाउंड जो हैं स्पाइनल स्ट्रक्चर रखते हैं। अब आप जब ये देख चुके हो कि आपके पास टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड 8 हैं, टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड क्या हैं, 8 हैं, और उसमें से मात्र एक को ही A+2 ऑक्युपाई कर रहा है, बचे हुए 7 अनऑक्युपाइड रह जा रहे हैं। तो और इसमें टोटल हैं 4, जिसमें 2 को ही ऑक्युपाई कर रहा है B+3, बाकी अनऑक्युपाइड रह जा रहे हैं। तो अब हम आपको हो सकता है एग्ज़ाम में पूछ दे कि स्पाइनल स्ट्रक्चर में ऑक्युपाइड टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेशियो क्या होता है। तो रेशियो ऑफ ऑक्युपाइड टेट्राहेड्रल वॉइड इज टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्युपाइड कितने हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड भले 8 होता है लेकिन ऑक्युपाइड कितना है, 1। कितना ऑक्युपाइड हुआ भैया, कितना ऑक्युपाइड हुआ, 1। ये कितना ऑक्युपाइड हुआ, 2, 2 ही ऑक्युपाइड हुआ, जबकि हैं टोटल 8 और 4। तो ये 1 ऑक्युपाइड हुआ, ये 2 ऑक्युपाइड हुआ। तो रेशियो ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड बाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्युपाइड का रेशियो क्या हो गया, 1:2, 1/2, 1:2 बोलेंगे इसको। ठीक है, इसी तरह आप जो है निकालो अनऑक्युपाइड का रेशियो। अनऑक्युपाइड का रेशियो इसी तरह से इसी कदर आप निकाल सकते हो कि अनऑक्युपाइडों का रेशियो क्या होगा, रेशियो ऑफ अनऑक्युपाइड। तो रेशियो ऑफ अनऑक्युपाइड तो आप आराम से निकाल सकते हैं। 8 थे, उसमें से 1 ऑक्युपाइड हो गया, तो बचा कितना, आप लिख सकते हैं। तो बचा कितना, रेशियो ऑफ unoccupied, ratio of unoccupied tetrahedral void by octahedral void। टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अनऑक्युपाइड का रेशियो। तो नंबर ऑफ अनऑक्युपाइड टेट्राहेड्रल वॉइड्स, बताइए टोटल कितने थे, अभी लिखे थे 8 थे, उसमें से कितने पे एटम गया, 1 गया,
तो 8 में से 1 पर गया तो अनऑक्युपाइड कितना हुआ? 7। ठीक, नंबर ऑफ अनऑक्युपाइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो टोटल कितने थे ऑक्टाहेड्रल वॉइड? 4। 4 में से कितने पे B+3 गया था? 2 पे, तो 2 को घटा दीजिए तो बचा कितना खाली? खाली बचा 2। ठीक, 7 खाली बचा टेट्राहेड्रल वॉइड और 2 खाली बचा कौन? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा? रेशियो of tetrahedral voids by octahedral void unoccupied तो अनऑक्युपाइड का इसका 7 अनऑक्युपाइड है, इसका 2 अनऑक्युपाइड है, तो यानी 7:2 हो गया आपके अनऑक्युपाइड का रेशियो। तो टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो अनऑक्युपाइड हैं उनका रेशियो आ गया आपको कितना? 7:2 और ऑक्युपाइड का रेशियो आ गया 1:2। ठीक है, इस तरह आप ये दोनों निकाल लिए। और चाहोगे यही क्वेश्चन इस तरह का आपसे पूछा भी जा सकता है, इसलिए आप ख्याल रखोगे इस चीज़ का। हाँ, तो देखिए स्पाइनल स्ट्रक्चर आप देख लिए। अब आप देखेंगे इन्वर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर। इन्वर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर का मतलब हो गया स्पाइनल स्ट्रक्चर का उल्टा, और स्पाइनल स्ट्रक्चर का उल्टा का मतलब हो गया ये कि जो उसमें ऑक्युपाइड टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेशियो आया था उसके जस्ट उल्टा रेशियो आएगा, उसके जस्ट उल्टा रेशियो आएगा। जैसे कि वहाँ 1:2 आया था तो यहाँ आएगा 2:1। इसलिए इसे इन्वर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर कहते हैं। इन्वर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर कहने का मतलब यही है कि ऑक्युपाइड टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेशियो जो थी वो वहाँ जैसे भी आया था, जैसे अभी अभी तो आप निकाले ही हैं, तो 1:2 आया था ना, तो 1:2 आया था और यहाँ क्या आ जाएगा? 2:1, तो उल्टा आया। इसीलिए उल्टा का मतलब इन्वर्स। इन्वर्स से क्या सेंस निकालते हैं आप? इन्वर्स से आप सेंस निकालते हैं उल्टा का। इन्वर्स से सेंस आप उल्टा का निकालते हैं। तो इस इन्वर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर में Ni-2 जो है वो तो वैसे ही रहेगा उसी तरह से जैसे वहाँ था। मतलब O-2 कहाँ जाएगा? लैटिस पॉइंट पर, FCC के लैटिस पॉइंट पर जाएगा। यानी लैटिस पॉइंट पे जाने का क्या मतलब है? लैटिस पॉइंट पे जाएगा O-2 यानी ऑक्साइड माइनस आयन लैटिस पॉइंट पर आपका जा रहा है। इसका क्या मतलब है? FCC के, तो इसका मतलब तो आप जानते हैं, कई बार हो चुका है डिस्कशन, अभी भी हुआ था। लैटिस पॉइंट के जाएंगे, FCC के लैटिस स्ट्रक्चर में जाएंगे, मतलब कॉर्नर पर जाएंगे और फेस के सेंटर पे जाएंगे। कॉर्नर और फेस के सेंटर पर ऑक्साइड O-2 आयन चले जाएंगे। अब रहा कि भाई ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड में कैसे कैसे और कौन कौन जाएंगे। ठीक है, कैसे कैसे जाएंगे और कौन कौन जाएंगे। ठीक, तो बचे हुए 2 वॉइड हैं जिसमें ये A+2 जाएगा और B+3 जाएगा। इन लोगों का जाने का यही तरीका होगा। ठीक है, तो A+ जाएगा 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी टेट्राहेड्रल वॉइड जो जैसे वहाँ गया था। टेट्राहेड्रल वॉइड में टोटल संख्या 8 होती है, उसमें 1/8 मतलब कि सिर्फ एक पर जाएगा A+2। सिर्फ एक पर जाएगा कौन? A+2। और अब B+2 में थोड़ा झमेला है भाई। B+2 कहाँ कहाँ जाएगा और कैसे कैसे जाएगा, ये आपको सोचना होगा। आप ज़रा ध्यान से सोचिए। B+3 जो ट्राईवैलेंट आयन है वो कहाँ कहाँ जाएगा?
तो आप सोच लिए कि B+3 आयन कहाँ कहाँ जाएंगे, कैसे कैसे जाएंगे। तो इसमें जो है विशेष बात ये है कि ये तो आप जान गए कि ऑक्साइड आयन चले गए FCC सभी कॉर्नर फेस के सेंटर पर, A+2 चला गया 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड पर, ठीक है, मतलब कि 8 में से 1 पर चला गया A+2। अब B+3 दो हैं, वो कहाँ जाएंगे, दो हैं ना, तो दो हैं तो उसमें से एक B+3 चला जाएगा 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड में। टेट्राहेड्रल वॉइड टोटल 8 थे, उसका 1/8 मतलब 1 पर, तो 1 पर इसमें टेट्राहेड्रल वॉइड पे भी चला जाएगा। कौन चला जाएगा, B+3। तो 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड पर चला जाएगा B+3, ठीक है। तो और B+3 कहाँ जाएगा, तो 1/8 पर गया तो एक ही गया ना, एक और बचा, तो एक जो बचा वो 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे चला जाएगा। यानी B+3 के जो दो आयन हैं उसमें से एक चला जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड पर और एक चला जाएगा कहिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर। तो टेट्राहेड्रल वॉइड पर एक चला गया A+2 और एक चला गया B+3। तो इस तरह से टेट्राहेड्रल वॉइड आपके ऑक्युपाइड हो गए 2, बच गए 6, ऑक्युपाइड हुए 2, अनऑक्युपाइड हो गया 6। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड टोटल थे 4, 4 में से 1/4 पर गया, यानी एक गया B+3, तो ऑक्युपाइड हुआ 1, अनऑक्युपाइड हुआ 3। तो ऑक्युपाइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड 1 हो गया और ये ऑक्युपाइड जो है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड 2 हो गया। तो इसी का रेशियो निकालिएगा तो 2:1 आ गया, जो उसके उल्टा आ गया, और उस उल्टा आने के चलते इन्वर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर हो गया। आइए इसी चीज़ को देखते हैं लिखकर। अब एक यूनिट सेल ले लीजिए, FCC यूनिट सेल ले लीजिए आप अपने मर्जी का। तो FCC आप यूनिट सेल ले लिए तो Z इफेक्टिव फॉर O-2 इन FCC पैकिंग, FCC पैकिंग में Z इफेक्टिव O-2 के लिए क्या होगा, Z इफेक्टिव फॉर O-2 इन FCC जो है क्या होगा, तो सभी कॉर्नर पर 1/8 1/8 1 और फेस में 3, तो 1 + 3 कितना हो गया 4, तो 4 एटम पर यूनिट सेल हो गया। तो ऑक्सीजन -2 के एटमों का नंबर कितना हो गया, 4 एटम पर यूनिट सेल हो गया। सभी कॉर्नर और फेस पर जाने के चलते ये लोग पैदा किए, O-2 पैदा किए, क्या पैदा किए, टेट्राहेड्रल वॉइड पैदा किए, आदमी नहीं, ये टेट्राहेड्रल वॉइड पैदा किए मिलकर। O-2 मिल के कॉर्नर पर और फेस पर मिल के टेट्राहेड्रल वॉइड पैदा किए, और एक चीज़ पैदा किए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पैदा किए। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितना करते हैं, जितने O-2 का नंबर है उनका डबल करेंगे। तो 4 उनका नंबर है, 4 पर यूनिट सेल, तो इसका डबल करेंगे तो 8 पर यूनिट सेल टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर पैदा होगा, देख रहे हैं आप। और ये अपने बराबर ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर पैदा करेंगे, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4 पर यूनिट सेल, टेट्राहेड्रल वॉइड 8 पर यूनिट सेल और ये 4 पर यूनिट सेल, ठीक है। अब इसमें ऑक्युपाई करना है एटम को, तो एटम तो जानते हैं A+2, सिर्फ यहाँ देखिएगा A+2 कितना गया है, 1/8 गया है, 1/8 को। तो A+2 कितने एटम, कितने जगह को ऑक्युपाई किया है A+2 आयन, 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कुल कितने हैं, 8 में से कितने पे ऑक्युपाई किया है, 1/8 पर। तो 1/8 में इंटू 8 = 1, तो एक एटम टेट्राहेड्रल वॉइड पर है A+2 का, A+2 का एक एटम टेट्राहेड्रल वॉइड पर है। अब देखते हैं नंबर ऑफ B+3 आयन कितने हैं। तो नंबर ऑफ B+3 आयन जो हैं वो टेट्राहेड्रल वॉइड के 1/8 पर, यानी एक टेट्राहेड्रल वॉइड के जगह को ऑक्युपाई किया है। तो 1/8 इंटू टेट्राहेड्रल वॉइड्स, अब प्लस B+3 एक और जगह गया, 2 जगह गया है, इसीलिए देखिए प्लस लिखे हैं। देखिए B जो है 2 जगह गया है, टेट्राहेड्रल वॉइड के 1/8 पर गया है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के 1/4 पर गया है, 2 जगह गया हुआ है। आप देखिए 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड,
यानी B+3 आयन दो जगह गया हुआ है, तो इन दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 1/8 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्लस 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो 1/8 इंटू टेट्राहेड्रल वॉइडों का नंबर कितना है, 8। तो 1/8 इंटू 8 कट गया तो 1, ये 1/4 इंटू 4 कट गया तो 1, 1 + 1 2। दो एटम हो गए किसके, दो एटम किसके हो गए, B+3 के हो गए। और एक एटम किसके हो गए, A के हो गए। और 4 एटम किसके हो गए, O-2 के हो गए। तो इस तरह से फार्मूला फाइनली क्या आ जाएगा, हेंस द फार्मूला बिकम्स, बना दीजिए वही फार्मूला, हेंस द फार्मूला बिकम्स AB2O4। ए की संख्या 1, इसलिए A। B की संख्या 2, O-2 की संख्या 4, O-2 की संख्या 4, A की संख्या 1, B की संख्या 2, O का संख्या 4। इस तरह ये फार्मूला उनका आ गया, उनका फार्मूला हो गया। अब आप रेशियो निकाल सकते हैं, आप रेशियो निकाल सकते हो अब चाहो तो रेशियो ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड बाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्युपाइड in inverse spinal structure, in inverse spinal structure। तो अब तो हमको नहीं लगता है कि इसमें बहुत कुछ बताने की ज़रूरत है। अगर अलग अलग करिएगा तो हम लिखेंगे कि ऑक्युपाइड टीबीज, ऑक्युपाइड टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हैं ऑक्युपाइड, देखिए वहाँ 1, एक आप यहाँ है, एक यहाँ ऑक्युपाइड हुआ, एक यहाँ भी ऑक्युपाइड हुआ। ऑक्युपाइड ये अलग बात है कि B+3 से ऑक्युपाइड हुआ, लेकिन ऑक्युपाइड तो हुआ। एक ऑक्युपाइड हुआ यहाँ से, एक ऑक्युपाइड हुआ यहाँ से, एक ऑक्युपाइड हुआ A+2 से, दूसरा ऑक्युपाइड हुआ किस से, B+3 से। तो 1 + 1 इट विल बी 2, तो ऑक्युपाइड हो गया। अब ऑक्युपाइड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो सिर्फ एक ही ऑक्युपाइड है, एक, ठीक है। तो रेशियो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्युपाइड 2:1। So it is inverse spinal structure, इसलिए इसको इन्वर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर कहते हैं, है ना। तो ये जो है उल्टा हो गया ना, उसके उल्टा हो गया। वो था 1:2, स्पाइनल स्ट्रक्चर था 1:2, और ये हो गया 2:1। तो उसके उल्टा हो जाने के चलते इसका नाम पड़ा क्या, इन्वर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर। अब रेशियो
रेशियो TB by OV unoccupied in inverse spinal structure. तो अब अनऑक्युपाइड ऑक्युपाइड टीवीज, एक बात, टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर इसमें कितना था? 8 टोटल था, 8 था, जिसमें ऑक्युपाइड कितना हो गया? 2। तो अनऑक्युपाइड कितना हुआ? 8 - 2 = 4, सॉरी 6। और अनऑक्युपाइड ओविस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड थे 4, 4 में से एक ऑक्युपाइड हुआ तो बचा कितना? 3। तो अब आप कर दीजिए TB by OV अनऑक्युपाइड। तो अनऑक्युपाइड का रेशियो क्या हो गया? 6/3, इट विल बी 2:1। तो ये भी हम लोगों का रेशियो आ गया इन्वर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर का, टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अनऑक्युपाइड का रेशियो भी निकाल लिए। तो ये अब आप बता सकते हो आराम से, तुम्हारा काम हो गया। हाँ। अब देखिए आप स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, स्पाइनल और इन्वर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर के बाद अब आप लोग देखेंगे कौन सा स्ट्रक्चर? डायमंड का स्ट्रक्चर। तो डायमंड का स्ट्रक्चर आखिर कैसा होता है? तो जी सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जिसका जिसका डायमंड के स्ट्रक्चर से स्ट्रक्चर मैच करेगा, जिसका जिसका भी, उन सब के स्ट्रक्चर को हम लोग डायमंड स्ट्रक्चर से मैच करने वाला स्ट्रक्चर कहेंगे या डायमंड क्यूबिक कहेंगे। जैसे इसके पहले आपको के क्लास में हम बता चुके हैं कि ZnS का स्ट्रक्चर जो था ना, इससे मैच करता था ZnS, ठीक है। सिर्फ उसमें केटाइन और एनाइन थे, इसमें डायमंड में सिर्फ कार्बन ही कार्बन रहेंगे, सब कार्बन रहेंगे। डायमंड तो आप जानते हैं कि कार्बन का एक क्या है? एलोट्रॉप है। तो कार्बन का एलोट्रॉप है तो इसमें तो सब कार्बन ही रहेगा, लेकिन आखिर इसका भी तो, ये भी तो सॉलिड है ना, डायमंड भी आखिरकार तो सॉलिड है। तो हो आखिरकार कार्बनों का अरेंजमेंट होगा, वो लोग का अरेंजमेंट होगा, एक निश्चित जगह होगा, एक निश्चित पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे सारे कार्बन रहते होंगे। तो आखिर कहाँ कहाँ रहते हैं और कैसे कैसे अरेंज होते हैं, कैसे रहते हैं, ये तो जानना होगा डायमंड क्यूबिक में। तो डायमंड क्यूबिक में जो है FCC का अरेंजमेंट होता है। FCC का जो अरेंजमेंट आप जानते हैं, FCC का ही अरेंजमेंट होता है, यानी कि कार्बन एटम कॉर्नर पर होंगे और फेस में होंगे, और तब वॉइड क्रिएट होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट होगा। तो डायमंड में कार्बन FCC अरेंजमेंट करता है, ठीक है। तो 4 एटम तो ऑलरेडी कॉर्नर और फेस मिला के हो जाते हैं, और बच गया कि उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट हुआ और ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट हुआ। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे कोई कार्बन नहीं जाता है, सारे कार्बन जाते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड पे, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहेड्रल शेप होता है, इसलिए सभी कार्बन जाते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड में। अब टेट्राहेड्रल वॉइड का संख्या तो डबल होता है। तो FCC में लैटिस पॉइंट पर 4 एटम है, लैटिस पॉइंट पर 4 एटम है, और ये चारों एटम से 8 टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट होगा। तो 8 कार्बन क्या टेट्राहेड्रल वॉइड पे रहेंगे? तो नहीं, टेट्राहेड्रल वॉइड अल्टरनेट कवर होगा, सारे टेट्राहेड्रल वॉइड कवर्ड नहीं होगा कार्बन के द्वारा, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड कार्बन के द्वारा कवर होगा। और आप जान रहे हो कि लैटिस पॉइंट पर, कॉर्नर पर और फेस पर कार्बन ही है, और उसके टेट्राहेड्रल वॉइड में भी कार्बन ही है, यानी सभी जगह कार्बन है।
आ गई बात फाइनली। यहाँ कोई कैटायन नहीं है, यहाँ कोई एनायन नहीं है, यहाँ नो कैटायन नो एनायन, यहाँ सिर्फ कार्बन ही कार्बन। तो कार्बन लैटिस पॉइंट पर भी और कार्बन टेट्राहेड्रल वॉइड में भी, यानी सब जगह कार्बन ही कार्बन। अब रहा कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो है 8 क्रिएट हुए हैं, तो उसमें से अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में कार्बन एटम रहेगा। इसमें है तो अगला में नहीं है, उसके बाद वाला में है, उसके अगला में नहीं है, उसके बाद वाला में है। इस तरह अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड कवर्ड होंगे, तो 8 में से सिर्फ 4 टेट्राहेड्रल वॉइड कवर्ड होगा। तो इस तरह आपको नंबर ऑफ़ कार्बन एटम निकालना होगा कि एफसीसी लैटिस में कितना है। तो नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स, तो जेड इफेक्टिव कार्बन, यानी कार्बन का इफेक्टिव नंबर हम निकाल रहे हैं। कार्बन का इफेक्टिव नंबर हम निकाल रहे हैं इन डायमंड क्यूबिक। किस क्यूबिक में? डायमंड क्यूबिक में। तो डायमंड क्यूबिक में कार्बन का इफेक्टिव नंबर, तो कार्बन लैटिस पॉइंट पर भी गया है, यानी सभी कॉर्नर और फेस के सेंटर पर, तो उनको लिख दिया ये एफसीसी लैटिस, जेड इफेक्टिव इन एफसीसी लैटिस। एफसीसी में जो गया है सब कार्बन ही गया है, और अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड में भी कार्बन ही गया है। कार्बन दोनों जगह गया है, लैटिस पॉइंट पर भी गया है, एफसीसी लैटिस पॉइंट पर गया है कार्बन ही एटम, और कार्बन कहाँ गया है? अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। अल्ट मतलब अल्टरनेट, अल्ट मतलब अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में गया हुआ है। यानी कि 8 टेट्राहेड्रल वॉइड में से अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के तो 4 पर गया हुआ है कार्बन। और जेड इफेक्टिव एफसीसी में कितना होता है भैया? तो 8 कॉर्नर पर गया हुआ है, तो एक कॉर्नर कंट्रीब्यूट करेगा 1/8, तो 1/8 × 8 प्लस फेस पे सेंटर पे गया है तो एक फेस कंट्रीब्यूट करेगा हाफ, तो 1/2 × 6। अब इसको कैंसिल कीजिए, 1 हो गया, ये 3 हो गया, तो 1 + 3 कितना हो गया? 1 + 3 ये 4 हो गया, तो ये 4 आ गया ये वाला। और आपको ये वाला देखिए अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 8 में से 4 टेट्राहेड्रल वॉइड पर कार्बन है, तो 1 प्रत्येक टेट्राहेड्रल वॉइड 1 देगा, 1 × 4, तो ये भी 4 हो गया। तो ये अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड वाला हो गया, टीवी वाला 4 एटम, और ये एफसीसी लैटिस पॉइंट वाला 4 एटम, तो 4 कार्बन + 4 कार्बन, कितने कार्बन? 8 कार्बन। तो पूरे यूनिट सेल में डायमंड के डीसी डायमंड क्यूबिक में कितने एटम होंगे कार्बन के? कुल एटम, कुल कार्बन के एटम का नंबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएंगे। और एक बात और ये आप जानते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड में जो कार्बन होगा वो अपने चारों तरफ के 4 कार्बन जो एफसीसी लैटिस में है उनसे टच में रहेगा, इसलिए वॉइड वाला एटम जितने से टच में रहता है उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4। तो वॉइड में जो कार्बन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया कितना? 4। वॉइड में जो कार्बन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ गया। क्लियर हो गया? अब रहा कि वॉइड के अलावे जो लैटिस पॉइंट में कार्बन एटम एफसीसी लैटिस पॉइंट पे जो हैं वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। अब एक दूसरे को कार्बन एटम जो लैटिस पॉइंट में एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, लेकिन वो एटम टेट्राहेड्रल वॉइड के एटम को टच करेंगे, जिसकी पहले हम सब चर्चा कर चुके हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड में जो एटम है सबसे सटा हुआ है, लेकिन अपने में सब एटम जो है नहीं सटे हैं, हट हट के हैं। इसलिए सेंटर टू सेंटर जो उनका डिस्टेंस होगा तो रेडियस r = √3a/8 होगा। उसका सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होगा वो √3a/8 होगा उनका डिस्टेंस। ठीक है? तो कार्बन का आइटम जो है टच नहीं करेंगे, साइड वाले टच नहीं करेंगे, सिर्फ सेंटर वाला टच करेगा। तो इसलिए कार्बन टू कार्बन सेंटर से जो डिस्टेंस होगा तो 2 रेडियस = √3/4a आएगा, और तो रेडियस हो जाएगा √3/4a, जहाँ a हो गया एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। एफसीसी जो यूनिट सेल है उसका एक एज का लेंथ हो गया, और r हो गया रेडियस ऑफ कार्बन एटम।
तो इस तरह आपको रेडियस पता हो गया तो अब पैकिंग इफ़िशियंसी या पैकिंग फ्रैक्शन आप चाहो तो निकाल सकते हो आराम से। तो पैकिंग इफ़िशियंसी निकालने लगोगे तो पैकिंग इफ़िशियंसी का फार्मूला ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जेड इफ़ेक्टिव जो एटम निकालना है उसकी संख्या कितनी है, कार्बन इंटू वॉल्यूम ऑफ कार्बन एटम बाई यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम ए क्यूब, यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम ए क्यूब इंटू 100। तो एटम के द्वारा ऑक्यूपाइड एटम की संख्या इंटू एक एटम के द्वारा ऑक्यूपाइड जगह, तो टोटल ऑक्यूपाइड जगह ऊपर हो गया और टोटल जगह अवेलेबल नीचे हो गया इंटू 100। अब वॉल्यूम ऑफ कार्बन एटम तो 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई एज लेंथ का क्यूब इंटू 100। अब टोटल एटम कितना था जी, हम लोग अभी तो निकाले थे, टोटल एटम कितना था, 4 था लैटिस पॉइंट पर और 4 था टेट्राहेड्रल बॉन्ड में, तो 8 था यहाँ टोटल। तो टोटल एटम 8 हो गया, इससे काम हो गया। अब R को पुट कर दीजिए, R इज इक्वल टू ऑलरेडी आपका आ चुका है, R इज इक्वल टू √3/8a, तो √3/8a पुट कर दीजिए और का क्यूब इंटू 100 कर दीजिए। अब a क्यूब हो जाएगा, a क्यूब कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 34% आ जाएगा। तो डायमंड का जो है पैकिंग फ्रैक्शन यानी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी परसेंट होती है, 34% होती है। और डायमंड जो है किसकी तरह पैक होता है, डायमंड की तरह और कौन लोग पैक होते हैं, तो डायमंड के ही तरह पैक होने वाले हैं कार्बन के ही ग्रुप में जो एलिमेंट हैं। जैसे कार्बन ऊपर हो गया, उसके नीचे सिलिकॉन हो गया, तो सिलिकॉन का भी जो पैकिंग होगा क्रिस्टलाइज जब कि सिलिकॉन होगा यानी सिलिकॉन जब सॉलिड बनेगा तो डायमंड की तरह ही क्रिस्टलाइज होता है, डायमंड की तरह ही, डायमंड क्यूबिक की तरह ही स्ट्रक्चर बनाता है। और उसके नीचे सिलिकॉन के नीचे है जर्मेनियम, जर्मेनियम का भी अरेंजमेंट डायमंड की तरह ही होता है। और एक टीन है, टीन का एक एलोट्रॉप है जिसका नाम है ग्रे टीन, ग्रे टीन एक टीन का एलोट्रॉप है, इसका भी जो अरेंजमेंट होता है वो जो है डायमंड की तरह ही होता है। इसका अरेंजमेंट भी किस तरह होता है, डायमंड की तरह होता है। तो डायमंड की तरह अरेंजमेंट यानी कि सिस्टम जो मैनेज होता है वो इन सब का होता है। और इस तरह हम लोग ये स्ट्रक्चर देखे और ये सभी स्ट्रक्चर को आप पढ़ोगे। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए आप आराम करें और हमें भी आराम करने दें, ठीक है। ओके, सी यू इन नेक्स्ट क्लास विथ ए न्यू लेक्चर एंड न्यू interesting point